हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए एक और सेट लेके आ रहा हूँ आपकी प्रिपरेशन के लिए सीयूईटी, ताकि हमें एक अच्छे प्रिपरेशन होके हम जो अच्छा कॉलेज अटेम्प्ट कर सके। तो आज के इसमें मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिस सेट, यानी कि तीसरा प्रैक्टिस सेट है ये हमारा, जिसमें हम बात करेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वन बाय वन आपको जैसा कि पता है कि आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 40 क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है ना। टाइम मिलेगा आपको 45 मिनट्स। राइट। तो हम शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सिलसिला। सबसे पहला क्वेश्चन है आज की इस क्लास का, दैट इज अर्थव्यवस्था की किस समस्या का जो संबंध जो है उत्पादन की तकनीक के चयन से। क्या उत्पादन करें, अर्थव्यवस्था की तीन प्रमुख समस्या होती है। एक, क्या उत्पादन करें, कितनी मात्रा में उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें। कैसे उत्पादन बताता है कि एक्चुअल में उत्पादन के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया। तकनीक कितनी प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक होता है आपका पूंजी प्रधान तकनीक और एक होता है श्रम प्रधान तकनीक। श्रम से रोजगार में वृद्धि होती है और पूंजी में उत्पादकता में वृद्धि होती है। इसके लिए इसके अंतर्गत यह चुना जाता है कि किस विधि का प्रयोग करके उत्पादन प्रक्रिया को पूर्ण किया। दैट मीन्स हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता का मान। कुल उपयोगिता किस केस में सबसे ज्यादा होगा। नॉर्मली जब ग्राफ बनाया जाता है कुल उपयोगिता ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाता है, ठीक है ना। ये कुछ इस तरह से जाके यहाँ पर, तो कुल उपयोगिता इस पोजीशन में सबसे अधिक होता है। यहाँ पर जो सीमांत उपयोगिता होती है वो कितनी होती है, यहाँ पर सीमांत उपयोगिता होती है हमारी जीरो। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, कि कुल उपयोगिता उस स्थिति में अधिकतम होगी जब हमारा सीमांत उपयोगिता क्या हो, जीरो हो। एमयू जीरो होगा। क्वेश्चन नंबर थ्री, सामान्यतः एक उदासीनता वक्र कैसा होता है। उदासीनता वक्र जानते हैं आप लोग, इस तरह से बनाया जाता है जहां पर किसी भी दो वस्तुओं के ऐसे संयोग को दर्शाया जाता है जहां पर उपभोक्ता किसी भी संयोग को चूज कर सकता है, यानी किसी को विशेष जो है कहने देता महत्व नहीं देता है। और यहाँ पर किसी भी वस्तु का उपभोग क्या होता है, जीरो नहीं होता। इसका मतलब ये होता है एक ऐसी स्थिति जहां पर ये किसी भी, ना ये वाई एक्स कुछ होता है ना ही एक्स एक्स कुछ होता है। इसका मतलब ये होता है ये मूल बिंदु की ओर उत्तर दिशा में, यानी कि उसके उल्टी दिशा में की ओर भागता हुआ नजर आता है, जिसको बोलते हैं मूल बिंदु की उत्तर की ओर, यानी कि इसको बोलते हैं अवनतोदार। क्या बोलते हैं, अवनतोदार। ठीक है। नेक्स्ट, सामान्यतः एक मांग वक्र कोई ढाल होती है। मांग वक्र की ढाल हमेशा कैसी होती है, देखिए मांग वक्र बनाया जाता है ऐसे, ठीक है ना, जहां पर ये बताता है कीमत को और जब एक्स एक्सिस मात्रा है मात्रा को। जाहिर सी बात है कीमत में अगर वृद्धि होती, कीमत जितनी है कीमत भी कम होगी, मांग की मात्रा बढ़ जाएगी। मतलब यहाँ पर वस्तु की कीमत में और मांग की मात्रा में कैसा संबंध होता है, विपरीत संबंध, क्योंकि एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा। इसका मतलब इसको बोलते हैं कि मांग वक्र का ढाल हमेशा ऋणात्मक होता है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। राइट। क्वेश्चन नंबर फाइव, एक सरल रेखा मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की कीमत कुछ कैसी होती है। एक सरल रेखा मांग वक्र के मध्य बिंदु पर, मांग रेखा के मध्य बिंदु पर बनाया जाए तो कीमत को उस स्थिति में, अगर सरल रेखा होती है कुछ इस तरह से बिल्कुल सिंपल, तो ऐसी स्थिति में हमेशा मांग की लोच कितनी होगी, एक होगी। क्वेश्चन नंबर सिक्स, निम्न में से किस वक्र का आकार उल्टा होता है। उल्टा आकार का मतलब होता है, देखिए नॉर्मली ये सारे लागत की बात बताता है। लागत है, लागत पहले कम होता है फिर धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, और उत्पादन पहले बढ़ता है फिर कम होता है। इसका मतलब होता है इन तीनों की तुलना में औसत उत्पादन वक्र उल्टा होता है, क्योंकि ये उल्टे यू आकृति का होता है, इस तरह से होता है। फिर अब बाकी सारे जो है यू आकृति का होता है। क्वेश्चन नंबर सेवन, उत्पादन फलन क्यू इक्वल टू ए एल अल्फा के बीटा के पैमाने के प्रतिफल। पैमाने के प्रतिफल का मतलब होता है कि एक ऐसी स्थिति जहां पर एक दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधनों में एक समान तरीके से परिवर्तन, यानी कि उत्पादन के जितने भी साधन है अल्फा या बीटा, ये उत्पादन के साधनों को, इन सबको समान रूप से परिवर्तित किया जाता है। दोनों को मिला के जो है उत्पादन प्रक्रिया को आगे किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए चूज करेंगे हम पर। क्वेश्चन नंबर एट, जब सीमांत लागत मतलब एमसी, जब सीमांत लागत औसत लागत से कम होती है तो उस टाइम औसत लागत क्या होगी। सीमांत लागत नॉर्मली क्या होता है ना, सीमांत लागत पहले कम होती है ऐसे, ठीक है ना, और दूसरा औसत लागत ये है, ठीक है ना, ये है हमारा सीमांत लागत और ये है औसत लागत। जब सीमांत लागत औसत लागत से कम होती है उस टाइम औसत लागत क्या होगी, औसत लागत उस समय जो है न्यूनतम होगी। दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नाइन, उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करने पर किस लागत में परिवर्तन नहीं होता है। उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन हो जाए तो कौन सी लागत, देखिए अल्पकाल में हमेशा उत्पादन को चाहे बढ़ाते हैं या उत्पादन को कम करते हैं, तो इन दोनों स्थितियों में जब परिवर्तनशील लागत में ही परिवर्तन होता है तो उत्पादन के कम या ज्यादा करने पर अल्पकाल में कुल स्थिर लागत, जिसको बोलते हैं टीएफसी, ठीक है ना, टोटल फिक्स कॉस्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर टेन,
निम्नलिखित में से किस बाजार में एक फर्म कीमत स्वीकारक होती है? मतलब एक ऐसा बाजार जहां पर बाजार की स्थिति मांग और पूर्ति के द्वारा कीमत तय होती है और उस कीमत पर ही उस बाजार के जो जितनी फर्में कीमत को निर्धारित कीमत को मानती है, यानी कि यहाँ पर ए आर इक्वल टू क्या होता है, एम आर होता है। सो डैट एक ऐसा बाजार, कौन सा बाजार है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में स्थिति, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे क्रेता होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं, किसी एक का इस बाजार पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन जो भी फर्म होती है उस बाजार से निर्धारित कीमत को ही स्वीकार करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 11, एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के संतुलन के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? अगर पूर्ण प्रतियोगिता फर्म है, अगर फर्म के संतुलन की बात करते हैं, फर्म का संतुलन उसी स्थिति में होता है जहां पर उस स्थिति में जब इस यहाँ पर जो सीमांत लागत है और सीमांत आगम वक्र आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो उस स्थिति को हम जो है पूर्ण प्रतियोगिता में संतुलन की स्थिति बोलेंगे फर्म के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न रेखाचित्र से पूर्ति की लोच के किसके अगर पूर्ति की लोच की बात करते हैं तो आपको बताना है कि यहाँ पर पूर्ति की लोच के लिए किसकी मान, पूर्ति की लोच क्या है, यहाँ पर देखिए पूर्ति की लोच दिखा रहा है, कोई है वस्तु की पूर्ति, ये हो गया आपका, और ये है कीमत। इसका मतलब होता है कीमत में जितना परिवर्तन हो रहा है उसकी कंपेरिजन में मांग में परिवर्तन कम हो रहा है। ठीक है, सॉरी, पूर्ति में परिवर्तन क्या है, यानी कि कीमत में होने वाला परिवर्तन ज़्यादा है और पूर्ति में होने वाला परिवर्तन कम होता है, ऐसी स्थिति में जो लोच होगी वो एक से कम होती है। क्वेश्चन नंबर 13, एक मुश्त कर लगाने से किसी वस्तु की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर एक मुश्त कर लगाया जाए कि मतलब कोई वस्तु की पूर्ति, मान लो एक सामान वस्तु की कीमत 100 रुपये प्रति इकाई है, ठीक है ना, और 10 यूनिट की पूर्ति हो रही है, यानी कितना रुपया है, 1000, उसमें अगर 10% का टैक्स लगा दिया जाए तो 100 रुपये चला जाएगा, ठीक है, समझिएगा। और वहीं पर अगर टैक्स अगर एक साथ बढ़ा के 10 से करके 20% किया जाए तो अब कितना हो जाएगा, 100 की जगह 200 बजाने की पूर्ति ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, क्योंकि लाभ कम हो जाएगा तो पूर्ति कम हो जाएगी। हमेशा जैसे ही टैक्स बढ़ जाएगा तो टैक्स जितना ज़्यादा बढ़ेगा उसकी कंपेरिजन में वस्तु की पूर्ति क्या हो जाती है, कम होती चली जाती है, क्योंकि लाभ का स्तर जो है वो कम हो जाता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14, अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की मांग में वृद्धि से बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है? अन्य बातें समान, किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होने से, अगर वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है, मान लीजिए वस्तु की कीमत का संतुलन क्या होता है, एक ऐसी स्थिति यहाँ पर ये यहाँ पर ये मांग है और ये पूर्ति है, ठीक है, ये मांग और पूर्ति की निर्धारण से ये हो गया वस्तु की कीमत का निर्धारण। अगर कहा वस्तु की मांग में वृद्धि हो रही है, यानी कि वस्तु की मांग अब यहाँ पर हो रही है D1, इसका मतलब पूर्तियों के परिवर्तन, जब केवल मांग में वृद्धि होती है तो इस स्थिति में क्या होती है, वस्तु की जो है कीमत बढ़ जाती है और साथ ही साथ देखिए पूर्ति की मात्रा में भी क्या हो जाती है, मांग की मात्रा में वृद्धि, यानी संतुलन मात्रा, यानी कि संतुलन कीमत भी बढ़ेगी और संतुलन की मात्रा भी बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 8, अधिक मांग की स्थिति में कीमत की परिवर्तन कैसी होती है? अरे कि अधिक मांग है, मांग जितनी होनी चाहिए उसकी कंपेरिजन में ज़्यादा है, अगर मांग जितनी होनी चाहिए उस स्थिति ज़्यादा में कीमत परिवर्तन हमेशा क्या हो जाएगी, बढ़ने की हो जाती है, कीमत हमेशा ज़्यादा हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, आदि की पूर्ति की स्थिति कब होती है, जब पूर्ति ज़्यादा होती है, तो ये स्थिति होती है कि यहाँ पर डी और एस, डी का मतलब होता है डिमांड यानी कि मांग, और एस का मतलब होता है पूर्ति यानी कि सप्लाई, ठीक है ना। इसका मतलब अगर मांग की तुलना में पूर्ति ज़्यादा होती है तो इसको इस तरह से शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की पूर्ति में कमी होने से बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए हमारे भाई पूर्ति की बात होती है, अगर बाजार संतुलन, वस्तु की पूर्ति में कमी हो रही है, ठीक है ना, ये है वस्तु की मांग और ये है वस्तु की पूर्ति, ये है बाजार संतुलन और ये हो गया आपकी संतुलन कीमत। वस्तु की पूर्ति ये है और ये वस्तु की मांग, वस्तु की पूर्ति में कमी होगी, वस्तु की पूर्ति यहाँ होती है, वस्तु की पूर्ति में कमी हो गई और वस्तु की पूर्ति कम होती है, ऐसी स्थिति में जो है ना, जो वस्तु की कीमत है, ठीक है ना, वो कीमत बढ़ जाएगी, जबकि जो मात्रा है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना, यानी कि संतुलन कीमत में वृद्धि होती है, संतुलन मात्रा में कमी होती है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, एकाधिकार में अधिकतम कुल आगम के उत्पादन स्तर पर वस्तु की मांग की कीमत लोच कैसी होगी? ठीक है ना, कुल आगम के उत्पादन स्तर पर वस्तु की मांग की कीमत लोच हमेशा क्या होगी, एक होगी, क्योंकि एकाधिकार की स्थिति है, वस्तु की कीमत को बढ़ा देगा ऑटोमेटिक उसकी मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19, द्विधिकार में विक्रेताओं की कितनी संख्या होती है? द्विधिकार मतलब दो का अधिकार, जाहिर सी बात है, नाम से बता दो का अधिकार, दैट इज ऑप्शन नंबर टू, बी सॉरी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस बाजार में विभेदीकृत वस्तु का उत्पादन, विभेदीकृत मतलब
एक ऐसे बाजार जहां पर एक ही वस्तु होती है, लेकिन उसमें रंग रूप किसी न किसी तरह से विभेद पाया जाता है। जैसे अगर बात करते हैं कार, कार में वही चार पहिए होते हैं, लेकिन उसमें हमारे बाजार में कई सारे जो है इसके कंपनी मौजूद है, जैसे टाटा है, महिंद्रा है, हुंडई है, मारुति सुजुकी है। ये सारे टाटा कार के अलग अलग ब्रांड है। इसमें एक ऐसा बाजार जहाँ पर वस्तु एक ही उपयोगिता वाली होती है, लेकिन उसमें विभिन्नता पाई जाती है, ऐसी स्थिति को विभेदीकृत वस्तु कहती है। और ऐसा होता है एकाधिकार प्रतियोगिता में स्थिति है कि ऐसा बाजार जहां पर बहुत सारे क्रेता विक्रेता उपलब्ध होते हैं, लेकिन वस्तु में विभिन्नता पाई जाती है, एक अधिकार प्रतियोगिता बोलते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। क्वेश्चन नंबर 21, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन? ध्यान रखिएगा, इस पुस्तक को लिखने वाले थे प्रोफेसर जे एम कीन्स, और इस पुस्तक को लिखा था 1936 में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 22, जीडीपी और एनडीपी में क्या संबंध है? अगर जीडीपी और एनडीपी की बात करें, जी का मतलब होता है ग्रॉस यानी कि सकल, और एन का मतलब होता है नेट यानी कि शुद्ध। सकल और शुद्ध में हमेशा एक ही चीज का अंतर होता है, वो होता है मूल्यह्रास। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर अगर हम शुद्ध में मूल्यह्रास को जोड़ देंगे, तब वो ग्रॉस बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किस वस्तु के निर्माण में गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु है? गेहूं मध्यवर्ती वस्तु कब होगी? चपाती बनाएंगे? नहीं। बिस्कुट बनाएंगे? ब्रेड बनाएंगे? यस। इस सबकी स्थिति में गेहूं का प्रयोग किसके होता है? मध्यवर्ती वस्तु, क्योंकि गेहूं केवल गेहूं को कन्वर्ट किया जाएगा चपाती रोटी बनाने के लिए, आटा में गेहूं से आटा बनाया जाएगा, फिर उस आटे से बिस्कुट बनाया जाएगा, ब्रेड बनाया जाएगा। इसका मतलब गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु है इन तीनों चीजों की, क्योंकि चपाती बिस्कुट और ब्रेड इन तीनों को अंतिम रूप से उपभोग कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा चूज करेंगे? इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 24, किसी वर्ष जीडीपी की गणना में निम्न में से किस मद के मूल्य को शामिल नहीं किया जाता है? तो देखा, अगर जीडीपी की गणना करनी है तो नई कार्य का मूल्य शामिल हो जाएगा, क्योंकि अंतिम वस्तु है। शिक्षक का शिक्षण मूल्य शामिल हो जाएगा, ब्रेड का मूल्य शामिल किया जाए, लेकिन प्रयुक्त कार की बिक्री अगर आपकी सेकेंड हैंड है, ठीक है ना, सेकेंड हैंड चीजों की खरीद बिक्री का मूल्य कभी भी जीडीपी में या नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा चूज करेंगे? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस विधि से जीडीपी की गणना की जाती है? जीडीपी की गणना मूल वृद्धि विधि से भी होती है, आय विधि से भी होती है, व्यय विधि से होती है। इसका मतलब हम तीनों ऑप्शन चूज करेंगे इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 26, सन 2016 में किए गए विमुद्रीकरण से किस मूल्य के नोट को बाजार प्रचलन से बाहर कर दिया जाए? डिमोनेटाइजेशन से हुआ था, मोदी जी सामने आए माइक में और 8 बजे को क्या बोल दिया कि ये मुद्रा जो है अब चलन में नहीं रहेगी। कौन सी मुद्रा है वो? 500 का नोट और 1000 का नोट। बड़ी परेशानी हुई थी लोगों को उस टाइम। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा एक कार्य केंद्रीय बैंक का नहीं है? कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक का नहीं है? मुद्रा का निर्गमन का, शाख नियंत्रण का, सरकार के बैंकर का। केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है जनता से स्वीकार करना, क्योंकि जनता से जमा स्वीकार करने का काम किसका होता है? व्यावसायिक बैंकों का होता है, व्यापारिक बैंकों का होता है। बाकी ये सारे काम किसका होता है? ये केंद्रीय बैंक का होता है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपके लिए, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। शॉर्टकट में इसको क्या बोलते हैं? आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से सबसे तरल मुद्रा कौन सी? सबसे तरल मुद्रा मतलब इसको तुरंत जिसको कैश में कन्वर्ट किया जाता है वो है M1। M1 में क्या शामिल होती है? M1 में तीन चीज शामिल होती है। करेंसी हेल्ड बाय, मतलब लोगों के पास जमा पैसा, लोगों का व्यावसायिक बैंक में जमा पैसा, प्लस आधा डिपॉजिट, यानी कि जो विभिन्न तरीके की जो वित्तीय संस्था है उनका आरबीआई के पास जमा। इन तीनों को जोड़ के M1 बनता है, और बाकी सभी इनसे बड़े। इसके मतलब सबसे तरल मुद्रा यहाँ पर M1 को बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, उपभोग फलन C इक्वल टू ए प्लस बी वाई में प्रेरित उपभोग है। इसमें प्रेरित उपभोग कौन सा होता है? ठीक है ना, प्रेरित उपभोग मतलब जो दूसरी आय की आशा से प्रेरित होती है, ठीक है, दैट इज उसको बोलेंगे सी, प्रेरित उपभोग सी होता है। और यहाँ पर जो ए होता है इसको बोलते हैं स्वायत्त उपभोग। स्वायत्त उपभोग जो बी होता है ये हमारा एमपीसी होता है। और जो ये वाई होता है, ये जो वाई होता है ये होता है हमारा क्या चीज? ये होता है प्रभावित आय। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 31, एमपीसी और एमपीएस दोनों का टोटल हमेशा किसके बराबर होगा? इन दोनों का टोटल हमेशा 1 के बराबर होगा। क्यों होता है 1 के बराबर? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए एमपीसी और एमपीएस, क्योंकि y इक्वल टू हमेशा c प्लस एस होता है। अगर इन सबको y से भाग कर दिया, ये भी y हो गया, ये भी y हो गया और ये भी y हो गया। नॉर्मली क्या होता है? डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा एस। सबको जो है हमने डेल्टा y से भाग कर दिया। डेल्टा सी और डेल्टा y क्या होता है हमारे पास? ये होता है एम पी सी। डेल्टा एस और डेल्टा y होता है हमारा एम पी एस, और इससे ये काट देंगे तो ये जवाब है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा
किसी भी इकोनॉमी का जो एमपीसी होता है उस इकोनॉमी के एमपीएस के बराबर, सॉरी, इन दोनों का टोटल हमेशा 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न मान रेखा चित्र में स्वायत्त निवेश की रेखा। स्वायत्त निवेश एक ऐसी निवेश है जहां पर किसी प्रकार का परिवर्तन अल्पकाल में नहीं होता है। तो स्वायत्त जो परिवर्तन नहीं बता रहा है वो कौन सा होता है? डी को। इसके अंदर सी और डी स्वायत्त निवेश है, ठीक है ना। शॉर्टकट में इसको किससे हम आई से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बी क्या होगा? ये जो स्वायत्त निवेश अगर ये है तो बी हमारा होगा उपभोग, और ये जो एफ जो होगा वो होता है एग्रीगेट डिमांड। क्वेश्चन नंबर 33, किसी अर्थव्यवस्था में एमपीसी इक्वल टू 0.4 है तो गुणक का मान कितना होगा? और एमपीएस दे रखा है। अगर हमारे पास एमपीएस गिवन है तो ध्यान में रखिए गुणक मतलब के होता है। तो यहाँ पर के का फॉर्मूला था, के इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस होता है, फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। जब भी एमपीएस दे रखा होगा हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है। तो यहाँ पर हो गया के इक्वल टू 1 अपॉन 0.4, पॉइंट हटाया, ऊपर एक जीरो बढ़ाया, के इक्वल टू हो जाएगा 4 टू 8, 0.45 दैट मीन्स 2.5 हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण। प्रत्यक्ष कर कौन सा कर होता है? वो कर जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उसी को भुगतान करना होता है। उपहार कर, संपत्ति कर और आय कर, ठीक है ना। ये सारे प्रत्यक्ष कर है। इससे पूछा गया एक उदाहरण नहीं है जो प्रत्यक्ष कर नहीं है, दैट इज वस्तु एवं सेवा कर, जिसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? जीएसटी। जीएसटी कैसा कर है? ये अप्रत्यक्ष कर है। भारत का सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष कर है जीएसटी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से सार्वजनिक वस्तु का एक उदाहरण कौन सा है? सार्वजनिक वस्तु वे वस्तु होती है जिसका उपभोग सामान्य रूप से सभी लोग बराबर तरीके से करते हैं, किसी एक का अधिकार नहीं होता, और उसका जो अधिकार जो होता है निर्माण जो है सरकार के द्वारा किया जाता है, दैट इज सड़क। सड़क एक व्यक्ति का नहीं होता, बाकी कार, चॉकलेट, कपड़ा ये निजी वस्तुएं होती हैं। 36, भारत में जीएसटी कब लागू किया गया? भारत में जीएसटी लागू किया गया था 2017 में, 1 जुलाई 2017 से जीएसटी को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37, राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्तियों के अंतर को क्या कहा जाता है? अगर राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्तियों को घटा दिया जाए तो इसके घट को बोलते हैं राजस्व घाटा। क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला बन जाता है राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, ठीक है ना। इन दोनों का डिफरेंस होता है राजस्व घाटा। 38, व्यापार संतुलन क्या है? अगर व्यापार संतुलन की बात करते हैं, व्यापार संतुलन का मतलब होता है कि निर्यात और आयात का अंतर। व्यापार संतुलन नॉर्मली जो है शॉर्टकट में बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं, और बैलेंस ऑफ ट्रेड में केवल दृश्य वस्तुओं की निर्यात और आयात को समझ, यानी कि निर्यात में से, एक्सपोर्ट में से अगर आयात को माइनस कर दे तो जो आएगा उसी बोलेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39, यदि कोई भारतीय किसी चीनी मोबाइल कंपनी को खरीदता है, कोई भारतीय चीनी मोबाइल कंपनी को खरीदता है, इस लेन देन को भारत के भुगतान संतुलन में कहाँ दर्ज किया जाएगा? क्योंकि आप खरीद रहे हो, इसका मतलब आपको पेमेंट करना, यू हैव टू पे। आप पे करेंगे, जब आप पे करेंगे इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके चालू खाते के डेबिट मद में आएगा, क्योंकि यहाँ से आप पेमेंट करने वाले भी है। निम्नलिखित में से कौन सा मद भुगतान संतुलन के चालू घाटे में वो चीजें आती हैं, चल सॉरी घाटा बताओ, चालू खाता इसको बोलते करंट अकाउंट, जिसमें डेली नेचर का होता है, मतलब जहां पर तुरंत उसको ऑन द स्पॉट भुगतान कर दिया जाता है। इसमें प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी निर्णय, विदेशी सहायता, ये सब नहीं, दैट इज वस्तुओं का निर्यात शामिल होता है इसके अंतर्गत, ठीक है ना। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। 31, किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? इस कथन को देने वाले थे प्रोफेसर एडम स्मिथ, और इन्हीं को ही जो है अर्थशास्त्र का क्या कहा जाता है? जन्मदाता कहते हैं, नाम ध्यान रखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 42, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है उस स्थिति में कुल उपयोगिता कैसी होगी? सबसे ज्यादा, सबसे पहला क्वेश्चन था ये आज का। मांग का मांग का किसी वस्तु की मात्रा और कीमत में संबंध पाया जाता है। मांग का किसी वस्तु की मात्रा और कीमत में संबंध, कैसा संबंध होता है? वस्तु की मात्रा में और कीमत में हमेशा कैसा संबंध होता है? विपरीत संबंध होता है, उल्टा संबंध होता है। उत्पादन का मौलिक उद्देश्य क्या होता है? किसी वस्तु का उत्पादन का मौलिक उद्देश्य हमेशा क्या होता है? अधिकतम लाभ अर्जित करना होता है। भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है? भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है जहां पर पूंजीवादी और समस्त दोनों के गुणों को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 46, द थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी नामक इसके लेखक कौन है? प्रोफेसर कीन्स। कब लिखा था? 1936 में। निम्न में से किसे कागजी मुद्रा कहते हैं? कागजी मुद्रा की बात करते हैं तो जितने भी करेंसी नोट है इंडिया में, जैसे 5 रुपए का नोट हो गया, 10 रुपए का नोट हो गया, 20 रुपए का नोट हो गया, 50 का नोट हो गया, 100 का नोट हो गया, 200 का नोट हो गया और 2000 का नोट है,
ये सारे नोट हमारे करेंसी नोट के अंतर्गत आते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक कैसा बैंक है? भारतीय रिजर्व बैंक भारत की केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है। सम सीमांत उपयोगिता के नियम को क्या कहा जाता है? अगर सम सीमांत उपयोगिता के नियम को देखें, इसको प्रतिस्थापन नियम के अंतर्गत कहा जाता है। इसका मतलब यहाँ पर आय को विभिन्न वस्तु पर इस प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाता है कि सबसे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता कैसी होती है, समान हो जाती है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी खाते में नहीं आता है? पूंजी खाते में हमेशा दीर्घकालीन सौदे शामिल किया जाता है, जैसे सरकारी, प्रत्यक्ष निवेश, निजी सौदे। इसमें एक पक्षीय अंतर नहीं शामिल होता है। ये जो है शामिल होता है कहाँ पर? चालू खाते में। ठीक है ना, इसमें चालू खाते में। राइट, समझ में आ गया। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी तरह लगातार मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करता रहूंगा। इनकी तैयारी करते हैं तो ऑटोमेटिक आपकी पूरी तैयारी है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।